हाय गाइस, आई एम विवेक विक्रम दशोरा। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ की चर्चा करें कि हमें आंसर राइटिंग के टाइम पर मेंस का जब हम आंसर लिख रहे हैं तो मेंस के आंसर में हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपका है, मतलब आपका जो ज्ञान है पहले से, वो आपको कैसे इमोशनल कर देता है, कैसे हम जज्बाती होकर गलत आंसर लिख देते हैं। मतलब हम बिना ये समझे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, हम अपनी तरफ से हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज पूछी है तो इसका टोटल होल सोल जो है, जो मेरे माइंड में स्पॉन्टेनियसली क्लिक हुआ, वही सब कुछ है और ये यही पूछ रहे हैं, जबकि हो सकता है कि उसकी डिमांड अलग होती है। वैसी गलतियां कई स्टूडेंट्स ने पिछले वाले मेंस के टाइम पर हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज में इसमें कई ने करी है। उसको मैं आपको एक बार आज इस वीडियो में पहले मैं हिंदी वाले डिस्कस करके दिखा देता हूँ। इंग्लिश वाले भी हमारे पास है, इंग्लिश वाले हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो ये चीज की जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये वो सिचुएशन हो जाती है कि दिल है कि मानता नहीं, मतलब हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और ऐसा लगता है कि यही लिखना है और यही लिखना था, तो मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा, इसके बाद में जो मोस्ट ऑफ द फीडबैक्स देने वाले हैं, या ऐसा है कि कोई मेच्योर लोग हैं या ऐसे बच्चे हैं जो खुद एग्जाम दे रहे हैं, अगर हमने आपस में कॉपी चेक करवाई है, वहां पर जो आपको फीडबैक्स दिए गए, वहां पर ये हो जाता है कि वो आपको सिर्फ मात्रा की गलतियां बता देंगे, फैक्ट गलत लिख दिया वो बता देंगे, वो इंपॉर्टेंस रखती है। पर उससे ज्यादा बड़ी पहले इंपॉर्टेंस जो होती है, एग्जामिनर जो चीज देखता है वो ये है कि हमने पूछा क्या है। और अगर आप डिमांड ही नहीं समझ पाए तो आप क्वेश्चन ही पूरा आंसर ही गलत लिखते हैं और हमें लगता है कि हम तो सही लिख रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम या ये जो तकलीफ है, या मैं ये कहूंगा कि ये जो बीमारी है, ये रिपीटर्स के साथ सबसे ज्यादा है। जिन्होंने 2 बार मेंस लिख दिया, एक बार पहले लिख दिया, 2 बार और लिख दिया है, तो वो जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स के साथ ये समस्या सबसे ज्यादा आती है कि उन्हें लगता है कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है। और ये चीज याद रखना कि यहाँ पर प्रेस्टीज का इशू मत बनाना, क्योंकि जब आपको फीडबैक दिए जाते हैं, जब आपको एग्जैक्ट चीज बताई जाती है, आपको तुरंत ये लगता है कि ये गलत बता रहा है, ये कम जानता है। या हमारे को कहीं टेस्ट सीरीज में कहीं पर फीडबैक्स में कुछ ऐसी चीज लिखी गई है, हम उसे एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं। तो ये सबसे पहली बात है कि हम उसे एक्सेप्ट तो करें एक बार कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और उसकी वजह से मैंने 2 बार 3 बार मेंस लिखा है, मैं 4 बार से मेंस लिख रहे हैं। अभी मुझे कल परसों एक बच्चा आया था तो उसने कि सर मैं 3 बार से पिछले मेंस लिख दिया है और प्लीज मुझे बताइए। मैंने कहा कई जगह ऐसा होता है कि कॉपीज पर फीडबैक अच्छे नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आपको सही वो नहीं बताया। बोल रहा था सर मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ तो मैं कई जगह कॉपी चेक करने जाता हूँ, तो जब मतलब मैं खुद गलती कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कॉपीज भी चेक कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी डूब रहा हूँ, दूसरों को भी लेकर डूब रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट बिकम्स द फेटल। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ इसीलिए कि मेंस लिखेंगे 15,000, इंटरव्यू कॉल होगा सिर्फ 2,000 का, और फाइनल सेलेक्ट होंगे सिर्फ 1,000। तो ये चीज याद रखना कि हम कहाँ पर अपने जज्बात को कंट्रोल करें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको सही लगता है, फ्रूटफुल लगता है, तो हमारे जो सपोर्ट है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें बूस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक देने हैं, कुछ गलती हम कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो प्लीज कमेंट्स में आप इसे लिखिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आई थिंक ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, दैट इज कि भारत में अपतटीय तेल उत्पादन की चर्चा करें। अपतटीय तेल मतलब जो तट पर नहीं है, तट के पास में कहीं पे है, जैसे बॉम्बे हाई टाइप के। अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ क्या मिस्टेक करी है। सॉरी, जो ये हमारे स्टूडेंट है, लास्ट वाले मेंस में भी थे, और मैंने इनको कई बार बोला था कि ये सिली मिस्टेक्स मत करो, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। इसका मैं वो बता देता हूं आपको। तो भारत में अपतटीय तेल उत्पादन की चर्चा करें, इसको मैंने काटा हुआ है, पहले ही काट दिया था हमने। रीजन क्या था कि ऐसे तेल क्षेत्र समुद्र में पाए जाते हैं। पहली बात ये अपतटीय बात है, हमने बोल दिया कि समुद्र में पाए जाते हैं, उसके साथ में हम लिख रहे हैं प्रथम अपतटीय क्षेत्र असम में है। अब ये कि इसके पास में कौन सा तट है असम के पास, और ये कि हम दूसरा एग्जाम्पल में मुंबई हाई लिख रहे हैं। तो जब हम मुंबई हाई लिख रहे हैं तो हमारे कम से कम माइंड में ये चीज तो हो, हमने कम से कम ये सिमिलरिटी देखी होगी हम किस तरफ जा रहे हैं। हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं क्या जहां पर तेल उत्पादन होता है, पर वो लैंड एरियाज में है, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक विजन तो क्लियर हो कि हम किस पे आंसर लिख रहे हैं। हम दोनों चीजों का एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये होता है कि हम किस चीज को लेकर फोकस कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं।
चलिए मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करवाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। यस, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है लो वाला। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में निम्न पर टिप्पणी करें। माता पिता क्या है, भरण पोषण क्या है और संबंधी क्या है, ये इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, ये याद रखना कि जब आपको पेपर बाय पेपर अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कीवर्ड्स ही आपको यूज करने होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आपको एक शब्द दिया कि 100 वर्ड्स लिखिए और वर्ड है भारत, क्या लिखोगे? 100 शब्द लिखना है भारत के ऊपर। हम शुरू हो जाते हैं जो अपने मन में आया, बिना ये देखे कि, जबकि अगर आपको एक्चुअल में लिखना है तो आप पहले ये देखेंगे कि ये शब्द मुझे कौन से पेपर में दिया है। मतलब अगर उन्होंने ज्योग्राफी वाले पेपर में हमारे को भारत लिख के दिया है तो हम उसमें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट लिखेंगे। अगर उन्होंने पॉलिटी वाले में दिया है तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिखेंगे। इकोनॉमी में लिखा है तो इकोनॉमी वाला लिखेंगे। ये एक आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं किस पेपर को लिख रहा हूं। यहां पर भरण पोषण संबंधी और माता पिता की बात हुई है और लॉ वाले पेपर में पूछा है, तो दे एक्सपेक्ट कि आप कम से कम लॉ के जो कीवर्ड्स हैं वो आप यूज करेंगे। इसीलिए आपको लॉ पढ़ाया है ना, उसमें लॉ का पार्ट इसीलिए जोड़ा है ना, पर्टिकुलर जो हमने एक्ट्स जोड़े हैं वो इसीलिए जोड़े हैं कि हमें एटलीस्ट कोई भी पर्सन आता है, अभी जैसे हम इंटरव्यू करवा रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि एसडीएम के पास पावर्स क्या क्या होती है, एसडीएम के पास जुडिशरी पावर्स कौन कौन सी होती है, वो किस उससे आती है, सीआरपीसी या आईपीसी की कौन सी पावर्स आपके पास होती है, वो चीज पूछते हैं। तो वो दिस इज द सेम थिंग। तो लॉ के बारे में जब पूछा है, हम यहां पर लिख रहे हैं माता पिता के बारे में कि माता पिता में माता पिता शामिल हैं, चाहे वह दत्तक हो संतान, चाहे वह घरेलू नागरिक हो या नहीं हो। मतलब ये क्या लिखा है हमने माता पिता का, हमें यहां पर ये लिखना चाहिए ना कि संतान घरेलू हो या नहीं हो, नहीं, यहां पर आना चाहिए था बायोलॉजिकल हो या नहीं, वो आपकी बायोलॉजिकल आपका ऑफ स्प्रिंग्स है या नहीं है, ये कहना चाहते हो ना। तो एप्रोप्रिएट वर्ड काम में लो, नहीं लोगे तो काम ही नहीं चलेगा। संबंधी में हम लिख रहे हैं, संबंधी में वे शामिल होते हैं जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति उनके पश्चात मिलने वाली है। किनके पश्चात, ये क्या लिख रहे हैं? मतलब हम एग्जामिनर के मुंह पे मार रहे हैं कि ये लिख दिया हमने और पढ़ लेना, और समझो यार तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं। वी आर द लेजेंड्स, हमने 2 मेंस लिख रखे हैं, 3 मेंस लिख रखे हैं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। हम ये कर रहे हैं, ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं करें। वहां पर क्वेश्चन काट दिया जाता है। टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि दिल रखने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी आपको या आपका दोस्त जिसको आप कॉपीज बता रहे हो, दिल रखने के लिए इतना ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मात्रा की गलतियां, फैक्ट्स, और ये बहुत छोटी मोटी बात है, मेन चीज है। हमने लिखा है कि संपत्ति में उनके पश्चात, अरे यहां लिखो ना, जनरल अखबार की लैंग्वेज मत लिखो। सिविल सर्विसेज में चाहे यूपीएससी हो आरएस हो, बोला जाता है कि जनरल अखबारू लैंग्वेज हमारे को नहीं लिखनी है। लिखो ना यहां पर कि वो संबंधी में वो आएगा जो उनके विधिक उत्तराधिकारी है। कीवर्ड्स काम में लो ना, तब नंबर आएंगे। जो मृत्यु पश्चात नागरिकों की संपत्ति का वारिस होगा, ये टर्म्स हम यूज कर रहे हैं हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम में, उनको यूज करो ना। वो इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि इन टर्म्स को यूज करना सीखो। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी चीज में, पोक्सो अधिनियम। पोक्सो अधिनियम के बारे में हम सब जानते हैं, जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाया है। पोक्सो अधिनियम 2012, ये अगेन लो का क्वेश्चन है, के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करें जिनका अनुसरण किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड और डीमिस्टिफाई द डिमांड, मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करो कि ये क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन सा सिद्धांत है, मतलब पोक्सो बनाने का बेसिस क्या है जिस पर आप सभी को फॉलो करना चाहिए था, उस चीज को आपको फॉलो करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द पोक्सो। तो पोक्सो के प्रमुख सिद्धांत, वैसी चीज जिसके बेसिस पर पोक्सो बनाया गया है, जो उसका मूल है, जिसका सभी को अनुसरण करना चाहिए। और देखिए हम आंसर में क्या लिख रहे हैं, टोटली रॉन्ग, मैंने यहां पर काटा हुआ है, और जिसको मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे, यूट्यूब के लिंक में भी हम आपको डाल देंगे, इनको आप देख लेना एक बार। तो यहां पर देखिए कि ये लिख रहे हैं कि वो सिद्धांत जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए, और हम उसमें क्या लिख रहे हैं कि कौन से सिद्धांत हैं? लैंगिक हमला, गुरुत्तर लैंगिक हमला, लैंगिक प्रवेश हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील प्रयोग, बालक का प्रयोग। हम ये मतलब ये सभी को अनुसरण करना चाहिए, ये लिख रहे हो आप, ये तो उसके प्रोविजंस है। उन्होंने प्रावधान पूछे क्या?
नहीं पूछा ना। तो वो होना चाहिए ना कि आपको किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, किसी चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हो, वो उसका मूल सिद्धांत है ना। तो वो चीज आएगी, और वो जो उस एक्ट में लिखे हुए हैं उनको यूज करो ना। आप क्या दे रहे हो कि ये सभी व्यक्तियों को अनुसरण करना चाहिए इन चीजों का। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे को मार्क्स नहीं आए, इंटरव्यू बोल नहीं हुआ, और हमें लगता है कि हमने लिख दिया वही सही है, इसके बाहर और क्या लिखना था। और फिर बोलेंगे कि वहां तो कॉपी ढंग से चेक नहीं होती, नंबर नहीं मिलते। अरे यार, उनकी कॉपीज देखो जिन्होंने टॉप किया है, उनकी कॉपीज देखिए, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनकी अच्छी रैंक आई है, देखना उनकी कॉपी कितना स्टैंडर्ड लिखते हैं, वो कितना अच्छा लिखते हैं। वो इतना एक जनरली आपको ऐसा लगता है कि हमने लिख दिया और ये तेरे मुंह पे मार रहे हैं, चेक कर लेना इसको और समझ जाना कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, हमारी भावना अच्छी है। अरे आपकी भावना वहां पर नहीं जा रही, आपकी पर्सनालिटी वहां नहीं जा रही। योर पर्सनालिटी वुड बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर, योर रिटर्न आंसर। आप क्या लिख रहे हो, दिस इज हाउ यू मेक द सिली मिस्टेक्स। सॉरी। एक और चीज पे आते हैं, व्यक्तित्व कानूनी इच्छा शक्ति है। ये अगेन लॉ का क्वेश्चन है। व्यक्ति की शारीरिकता उसके व्यक्तित्व के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक है। ये टॉपिक ये था एक्चुअली। मैं आपको बताता हूं, कथन के प्रकाश में व्यक्तित्व की व्याख्या करें। मतलब व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी किससे कंसीडर किया जाता है, कहां। ये बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, ये लॉ के पेपर में पूछ रहे हैं। तो आपको बिहेवियर वाली पर्सनालिटी पे नहीं जाना है। ये होता है हमें जज्बात को कंट्रोल करना है। जहां आप जज्बात को नहीं कंट्रोल कर पाए वहां पर बर्बाद है। तो आपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं किया और हमारे को लगा वो बिहेवियर वाला है, पहली बात। उसके अलावा हम ऊट पटांग लिख रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, समन्स के अनुसार, ये लॉ में पूछ रहा है यार, और हम समन्स से शुरू कर रहे हैं। पर्सनैलिटी आ गया ना कि हम बिहेवियर हमने पढ़ा है इसलिए, और जो हमें आता है जो हम बोल रहे हैं वही सही है। जिसे अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। अब फिर हम लॉ वाले पे आते हैं। विधि के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति संस्था जिससे लोगों का हित जुड़ा हुआ हो। तो ये विधि के अनुसार ही लिखो ना, विधि का पेपर है ना, वो सामंट्स को पूछ ही नहीं रहा और हम बिहेवियर पे उनके मुंह पे मार रहे हैं। ये नहीं करना, ठीक है। और आगे देखो हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि ये क्वेश्चन का एक मेन इशू ये बनता है कि जैसे रामलला, जो अयोध्या विवाद था, रामलला जन्मभूमि विवाद, वहां पर डाइटी जो है या जो देवी रूप है, जो मूर्त रूप है रामलला का, उनको उसमें एक पार्टी कंसिडर किया गया है। तो व्यक्तित्व का शारीरिक या दैहिक होना अप्रासंगिक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने मान लीजिए किसी ने केस किया तो विवेक दशोरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो स्टेट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दैहिक नहीं है, पर फिर भी वो एक पार्टी है। तो यहां पर व्यक्तित्व क्या हो गया कि वो एक पार्टी हो सकता है, उसका दैहिक होना जरूरी नहीं, कोई बॉडी होना जरूरी नहीं, ह्यूमन बॉडी होना जरूरी नहीं। लो में ऐसा कंसिडर, तो रामलला भी कंसिडर किए गए डाइटी एज ए पार्टी, ठीक है। ये मामला था। अब क्या हुआ कि हम यहां लिख रहे हैं कि विधि के अनुसार उसके सभी अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं, जैसे रामलाल विवाद में। अब एक बार को ये आंसर पढ़कर मेरे को भी थोड़ी देर लगी कि रामलाल विवाद कौन सा था। फिर बाद में आया कि एक्चुअली वांटेड टू से दैट रामलला अयोध्या वर्डिक्ट। तो ये ऐसी गलती मत करो यार। ऐसा करोगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। एप्रोप्रिएट वर्ड्स लिखो। ये हमने इनको कमेंट लिखा है। एक और है घरेलू संबंध। अगेन फिर लो का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं। घरेलू संबंध, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला है, घरेलू संबंध का क्या अर्थ है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत सरकार की क्या भूमिका है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड। सबसे पहले ये समझना कि डिमांड हम बाहर निकालेंगे, ये पूछ क्या रहा है। मैं पूछा सरकार की भूमिका, और हम यहां पर बात कर रहे हैं घरेलू संबंध से तात्पर्य ये है, ये बता दिया। तो क्या अर्थ है यहां तक का तो हमने क्लियर कर दिया। ओके, सो वी हैव फुलफिल्ड द फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द सेकंड इज, इस अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है, वह साझा घर में रह सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। अरे ये पीड़ित अधिकार, पीड़ित का अधिकार है, वहां पीड़ित के अधिकार की बात नहीं पूछी। वो पूछ रहे हैं सरकार की भूमिका बताओ। मतलब इसमें गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, पुलिस के पास क्या पावर्स है, डोमेस्टिक वायलेंस में जुडिशरी और ये जो है ये किस तरह से इंटरवीन कर सकते हैं, क्या वर्डिक्ट्स दे सकते हैं, कौन से पावर्स हैं, ये वो भूमिका पूछ रहे हैं। आप बता रहे हो यहाँ पर इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। अधिकार की बात नहीं करी, ये क्या एक्ट कर सकेंगे वो बताइए। लिख रखा है यहाँ, व्यक्ति का अधिकार नहीं पूछा गया। और ये
दिस इज नॉट, मतलब आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा और इनसे अगर आप चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा। ये जो ग्रुप्स में है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और इसमें जो स्पेशल वो वो लोग हैं और इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, जब मैं समझा रहा था तो नहीं समझ में आया, बात भी नहीं मानते थे, और जिन्होंने मानी है वो भी इंटरव्यू में गए। चलिए, इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला हम सेकंड पार्ट में बता देंगे। कुछ और बताता हूँ, हिंदी के ही कुछ एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यस, ये है तनाव को प्रतिबंधित करने हेतु जीवन शैली संबंधी बदलाव किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं। यह प्रबंधित था एक्चुअली, ये प्रतिबंधित नहीं था, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट था। कोई बात नहीं, वो खैर क्वेश्चन का इतना वो नहीं है। तो हमने लिखा है तनाव को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार की रणनीतियों पर कार्य किया जा सकता है, तत्कालिक और दीर्घकालिक। अब हम इसको लिखते लिखते इतने वर्ड्स में पहुंच गए, दिस वाज द 50 वर्ड्स क्वेश्चन। अब हम 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट पता नहीं कहाँ चली गई, मैं आपको गिन कर बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एक लाइन में हम लिख रहे हैं। अगर हम इसको 10 भी माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कम से कम 120 शब्द में हमने लिखा है, 50 शब्द का। अब इससे क्या होगा, एक तो वी मैक, हम उसे इरिटेट कर रहे हैं। जो पर्सन, जो प्रोफेसर, जो सीनियर प्रोफेसर हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं, हम उनको इरिटेट कर रहे हैं, वो वैसे चिढ़ जाते हैं। और जब पर्सन चिढ़ा हुआ रहेगा तो आपको जितने मार्क्स देने वो मार्क्स ही नहीं देंगे। हमने पूछा ही इतना ही था और तुम 100 शब्द लिख रहे हो, तुम्हारे 100 शब्द को कौन झेलेगा? पहली बात, उनको गुस्सा कर रहे हैं। दूसरी, उससे पहले क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये जिसको भर भर के लिख दोगे, जहां पर अपने जज्बात बह गए, हम जज्बातों में, यहां पर भी टाइम नहीं बचेगा। फिर पीछे क्वेश्चन, सर वो तो क्वेश्चन ही छूट गए, पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए सर। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये जज्बाती हो गए तो वो नहीं बैठेगा। इस चीज को समझो, इमोशंस को कंट्रोल करके एक बैलेंस्ड आंसर लिखो। ऑफिसर हमेशा एक बैलेंस्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो इन्हें अप्रोप्रिएट पॉइंट्स में बनाइए। जैसे हमने लिखा है, दीर्घकालीन रणनीति के तहत जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए, जल्दी उठकर घूमना दौड़ना योगा अपनाना चाहिए, समय पर सोना भोजन करना चाहिए, परिवार दोस्तों के साथ रहना चाहिए। सब एक पैराग्राफ में लिख दिया, इसकी जगह पॉइंट्स बना दो, 1 2 3 4 तो कर दो। तो उनको देखने में, जब पर्सन इसको इवेल्युएट जो कर रहे हैं, उनको इवेल्युएटर को ये एटलीस्ट अच्छा लगे कि इजी टू एक्सेस है। मतलब हम वही अगेन कि हमने लिख दिया और तू पढ़ लेना, ये वो एटीट्यूड है, इट शोज टुवर्ड्स दिस, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं एक और चीज बताता हूं, लास्ट में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो धर्मिता क्या है? रेडियो एक्टिविटी, यह परमाणु ऊर्जा हेतु किस प्रकार उत्तरदायी है? साइंस में क्वेश्चन आया। अब हम बता रहे हैं यहां पर, रेडियो धर्मिता प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिनका स्वतः विघटन होता रहता है, रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। फिर हम लिख रहे हैं, तथा विघटन की यह प्रक्रिया रेडियोधर्मिता कहलाती है। तो पहले ये पूछा था ना, रेडियोधर्मिता क्या है, तो पहले रेडियोधर्मिता बता दो। ये होता है सीक्वेंस, कि हमें किस सीक्वेंस से चलना है, स्टेप बाय स्टेप। सो व्हाट इज द बेस्ट राइटिंग एवर, जो कहा जाता है कि इंडिया में, अगर आपने एक अच्छे लेवल पर पढ़े होंगे तो आपको बताएंगे कि एक अच्छे राइटर के लिए, एक अच्छे राइटर को ऐसा होना चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप उससे पढ़ने वाला जो रीडर है वो जुड़ता जाए, उसको ऐसा लगे कि हाँ आगे से आगे एक चेन चल रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। हम यहां पर उल्टा चल रहे हैं। तो जो लेटर टू द डॉटर, नेहरू जी ने जो इंदिरा गांधी को जेल में से पत्र लिखे थे, जिनके आधार पर एक हिस्ट्री की बुक भी आती है, तो वो जो है कि हमारा विजन क्या है इंडिया का, वो किताब ऐसी आती है। तो वो जो लेटर्स थे, वो लेटर्स उसका बेस्ट एग्जांपल है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर कैसे लिखा जाता है। तो ये चीज, हम कोई भी अच्छा इंटरेस्टिंग अगर आप आर्टिकल भी पढ़ते हो तो आपको खुद को लगता होगा कि इसकी कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, तो वो नहीं करके हम उल्टा चल रहे हैं। तो रेडियोधर्मिता कहलाती है विघटन की यह प्रक्रिया। तो इसको पहले करो ना कि यहां पर विघटन होता है, उसको रेडियोधर्मिता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ या ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ रेडियोधर्मी कहलाते हैं। क्योंकि हो सकता है वो एक लाइन पढ़कर ही ये सोचें कि इससे पूछ रहा हूं रेडियोधर्मिता, बता रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ, फिर उसके बाद में उसके एग्जाम्पल दो। अब हमने बताया स्थायी तत्व लेड सीसाम परिवर्तित परमाणु ऊर्जा भट्टी में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार करने पर यूरेनियम का विघटन होता है और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यहां तक हो गया कि जैसे हमने उसमें बौछार कराई, उससे न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो गए। बेरिलियम की छड़ों द्वारा न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके नाभिकीय श्रृंखला को नियंत्रित किया जाता है। पूछा ही नहीं था, वो पूछ रहे हैं कि इसका
ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में क्या रोल है। तो जब हम ये बता रहे हैं ना कि ये न्यूट्रॉन टूटे या ये न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन्स यहां पर निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, बताओ ना, इसके उत्सर्जन के साथ ऊर्जा निकलती है, ये भूमिका है। वो तो बात ही नहीं करी। अब हम ये बता रहे हैं, हमने सिर्फ परमाणु भट्टी और परमाणु भट्टी कैसे काम करती है हमारे दिमाग में सीधा वो क्लिक किया, मतलब हमने न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर हमें सीधा वो याद आया, हमने वही लिख दिया। वो पूछ रहा है, वो आता है, मैं यही बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कमी नहीं होगी, पर एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको जज्बाती भी कर देगा। इस चीज को आपको कंट्रोल करना होगा। यहां तक समझ रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जस्ट, उसके बाद में हम इसको एंड करेंगे सेशन को। दिस द पीएच का शब्द, पीएच का अर्थ क्या है, साइंस का क्वेश्चन है। हमारे सामान्य जीवन में जुड़े 5 पीएच मान वाले 5 सामान्य पदार्थों के नाम एवं पीएच मान लिखिए। ठीक है, हमने लिखा है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के ऋणात्मक लघुकरण मान को पीएच कहा जाता है। पीएच का एक बार फुल फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मेन चीज वो थी, वो हमने लिखा ही नहीं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमें लिखना होगा, उसके बाद में फिर आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, चलिए एक और चीज पर आते हैं। यस, प्रत्यक्ष निवेश की बात करिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आपके जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वो वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से निकल कर आता है, जो बिजनेस वाला पार्ट है, बिजनेस वाले पार्ट में। तो प्रत्यक्ष निवेश किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी व्यापार में सीधे पूंजी लगाकर लाभ कमाने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष निवेश कहलाती है। तो वो लाभ कमाएगा, या पक्का है क्या? लाभ कमाने के लिए निवेश किया जाता है, वैसी बात करो ना। लाभ कमाने की प्रक्रिया मतलब लाभ नहीं कमाया तो निवेश नहीं हुआ क्या? निवेश डूब भी जाता है। तो ये यदि वह राशि विदेशी व्यापारियों द्वारा लगाई जाती है तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। और व्यापारी नहीं, मैंने यहां पर लिखा है कि इसको व्यापारी मत लिखो, वो निवेशक है। निवेशक टर्म काम में लो, जब तक एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं आएंगे और हम उनको इरिटेट कर रहे होंगे। अगेन एक और चीज बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा जर्नलिस्ट बनाम जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। जैसे कि सामान्यज्ञ, जो सामान्य क्षेत्र में काम करते हैं, सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं मोस्टली, उनको कंसिडर किया जाता है। स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो अपने पर्टिकुलर सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर हो गए तो वो अपने क्षेत्र का स्पेशलिस्ट है। एसडीएम है तो वो इक्वली बट जर्नलिस्ट है। कोविड टाइम पर ऐसा देखा गया था कि ऐसी कई बार टसल क्रिएट हो गई। मतलब कोविड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वो वीडियोस काफी वायरल हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात है, कोरोना के लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने की बात है, तो वहां पर एसडीएम वर्सेस बीसीएमएचओ हो जाता था। कई बार बीसीएमएचओ बोलता था कि इस तरह से काम करना है, एसडीएम बोलता नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, और इन दोनों के बीच में टसल हो जाती थी। तो ये स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट, ये विवाद कई बार चर्चा में रहता है और ये पबेड में आता है। तो इसका जैसे हमने लिखा कि सामान्यज्ञों के गुणों की चर्चा करें जो विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं और विशेषज्ञों द्वारा कभी हासिल ही नहीं किए जा सकते। ये क्वेश्चन था कि स्पेशलिस्ट उसको अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी हो सकता है इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत स्किल्ड हैं, अपने सेक्टर में वो बहुत स्किल्ड हैं, पर उनको आप कहीं पर एसडीएम लगा दीजिए, कहीं पर कलेक्टर लगा दीजिए, हो सकता है वो बहुत अच्छा वहां पर कोप अप नहीं कर पाए। वो हो सकता है कि हमारे ग्राम सभा की मीटिंगों में, महंगाई राहत कैंप्स में, इनमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको मोनोटोनस अपने काम पे फोकस करके काम करने की आदत है। और ये मल्टीपल जो मैनेजमेंट टाइप की चीज होती है, ये उसमें वो नहीं हो सकते। सो वो स्पेशलिटी हमें बतानी थी। ऑल्दो द आंसर वाज वेरी मच एंटरटेन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, बट सामान्य की जब हमने लिखा है तो हमने लिखा है समस्याओं की समझ द्वारा उपयुक्त समाधान करते हैं, जन केंद्रित अभिमान कार्यक्रमों हेतु सफल संचालन करते हैं, सामाजिक राजनीतिक समन्वय के द्वारा समस्याओं का निस्तारण करते हैं। यहां पर मैंने एरोज बनाए हैं, एटलीस्ट आप इनको ऐसे फ्लो चार्ट में लिख सकते थे। तो ये बिल्कुल हम ऐसा लिख दें उसकी जगह, एंड इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगना था, या ऐसा कि नहीं था टाइम नहीं था और जल्दी में हमने तो ऐसे ही लिख दिया। जल्दी में आपने ऐसा लिख दिया, मैं समझ रहा हूं, पर अभी हमारे पास टाइम है। जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तब आप इसको इस तरह से फ्लो बनाकर लिखेंगे, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। सो यहां पर हम इस सेशन को एंड करते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें, पॉजिटिव ये चीज बताएं कि ये सेशंस आपके लिए फ्रूटफुल हैं
तो फर्दर हम इस पर आपके साथ टाइम स्पेंड करें, अदरवाइज हम अपना और आपका दोनों का टाइम खराब नहीं करें। सो डू कमेंट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, हैव अ बेस्ट ऑफ लक। अगले में हम इंग्लिश के जो मिस्टेक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।